आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात में अब 1 माह से कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन 2019 लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर जंग का ऐलान करने वाला अपोजिशन बार बार एक स्टेज पर आने के बावजूद मैदान जंग में अलग अलग खड़ा नजर आ रहा है। जो कांग्रेस मोदी हुकूमत पर आमरीयत और जमहूरियत को खत्म करने के इल्जामात लगाते हुए महीनों से अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही थी, आज वही कांग्रेस या तो इत्तेहाद में नहीं है या फिर इलाकाई पार्टियां इसको अपनी शर्तों पर साथ रख रही हैं। कई रियासतों में अभी भी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का मामला अधूरा है, तो कई रियासतों में बात बनते बनते बिगड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, मगरबी बंगाल और दिल्ली जैसी अहम रियासतों में अब कांग्रेस तनहा पड़ गई है, जबकि बिहार में आरजेडी कांग्रेस को उसकी डिमांड के मुताबिक सीटें न देकर कांग्रेस की लिमिट का एहसास करा रही है। यही वजह है कि इस सब के बीच कुछ माहिरीन कांग्रेस को कंफ्यूज भी बताने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस भ्रम में है या इसे फ्रंट फुट पर खेलते हुए अच्छे मुजाहरे का कॉन्फिडेंस और भरोसा है। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी है। तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बीच सबके जहन में एक ही सवाल है, वो ये कि कहां गुम हो गया अपोजिशन का अजीम इत्तेहाद। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इत्तेहाद से कांग्रेस को आउट करके पहले ही बहुत बड़ा धचका दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से एसपी, बीएसपी, आरएलडी इत्तेहाद के लिए 7 नशिस्तें छोड़ने के ऐलान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस भ्रम न फैलाए। मायावती ने सख्त लहजे में कांग्रेस को खबरदार किया कि कांग्रेस से उनका न तो कोई इत्तेहाद है और न ही कोई तालमेल। मायावती के इस मौकिफ की हिमायत करते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को नसीहत देने में देर नहीं लगाई और कह दिया कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी का इत्तेहाद बीजेपी को शिकस्त देने के काबिल है, तो कांग्रेस कोई कंफ्यूजन न पैदा करे। अब इसी तरह की आवाजें दिल्ली से भी उठने लगी हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद को लेकर गौर-ओ-खौज हुआ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दिल्ली के इंचार्ज पीसी चाकू जहां इत्तेहाद की हिमायत कर रहे हैं, वहीं दिल्ली कांग्रेस की सदर शीला दीक्षित इसके खिलाफ खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने भी मायावती और अखिलेश की तरह ही कांग्रेस को कंफ्यूज बता दिया। संजय सिंह के साथी और आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती सदर गोपाल राय ने तो यहां तक कह दिया है कि अब कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं होगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उधर बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, जबकि अजीम इत्तेहाद की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि आरजेडी ने कांग्रेस को खबरदार किया है कि वो अकेले इंतखाबात में मुकाबला करे। दरअसल 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस 11 सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी 8 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। यानी मौजूदा हालात ये हैं कि फ्रंट फुट पर खेलने का दम भरने वाली कांग्रेस इंतखाबात करीब आते आते दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब और यूपी में अलग थलग पड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आगाह कर दिया है कि वो सिर्फ जम्मू में ही इत्तेहाद पर गौर करे। कश्मीर खित्ते की तीनों सीटों पर उनके ही उम्मीदवार लड़ेंगे। मगरबी बंगाल में टीएमसी अपने तौर पर ही लड़ रही है और तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस और लेफ्ट का इत्तेहाद आखिरकार नहीं हो सका। इस लिहाज से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क में मोदी हुकूमत के खिलाफ महागठबंधन की जो मुहिम कांग्रेस लेकर चली थी, उसमें इंतखाबात आते आते इसके साथ डीएमके, जेडीएस और एनसीपी के अलावा कोई भी अहम पार्टी वाज़े तौर पर साथ खड़ी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फ्रंट फुट पर डटकर मुकाबला कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अपोजिशन का इत्तेहाद कहां है। जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही थी और चुनाव से कई महीने पहले एक स्टेज पर नजर आने वाला अपोजिशन आखिर चुनाव आते आते बिखर क्यों गया, और क्या वाकई में जो सवाल आज हमने उठाया है कि क्या अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन का जो ख्वाब है क्या वो चकनाचूर हो गया। इसी पर हम बात करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज आरजू साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब रुकने असेंबली हैं आरजेडी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा खालिद इबादुल्लाह सपोर्टर हैं, हामी हैं टीएमसी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जयराम विप्लव लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में बीएसपी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर चुनाव से पहले अपोजिशन में जो इत्तेहाद, जो एकता, जो यूनिटी नजर आ रही थी, एक स्टेज पर पूरा अपोजिशन नजर आता था, आखिर चुनाव आते आते उस अपोजिशन में बिखराव क्यों नजर आ रहा है सुरेंद्र राजपूत साहब? अबू भाई, बिखराव नहीं है, आप इस चीज को बिखराव मत कहिए। जनता निर्णय ले चुकी है, जनता में इत्तेहाद है, जनता में इस समय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ एक इत्तेहाद है। जनता के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम 7 चुनाव लड़ रहे हैं। अब जैसे ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, वो वहां मजबूत है, हम अपनी जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर सपा बसपा चुनाव लड़ रही है। आप ये क्यों मानते हैं कि ये इत्तेहाद नहीं है? सच ये है कि ममता बनर्जी अगर केरल में जाके चुनाव लड़ेंगी तो इससे इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद इसी से होगा कि जो जहां पर है वो बीजेपी। सुरेंद्र राजपूत साहब, थोड़ा मुझे समझाइए, क्या यूपी में सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद में कांग्रेस को न शामिल करना, क्या यही इत्तेहाद है अपोजिशन का? हाँ, मैं वो भी बताता हूं। देखिए, 2 चीजें हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत अच्छे, आपने बड़े साफगोई से मैं बताऊंगा कि हम चाहते थे इस यूनिटी में हम लोग शामिल हों, लेकिन कुछ कारण है हम लोग शामिल नहीं हुए। गठबंधन को उनके लड़ने की शुभकामनाएं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीवादी, लोहियावादी और अंबेडकरवादी विचारधारा एक तरफ है और गोडसेवादी और गोवलकरवादी विचारधारा को परास्त करना है। सच ये है कि चाहे कांग्रेस परास्त करे चाहे गठबंधन परास्त करे, लेकिन परास्त गोडसेवादी और गोवलकरवादी विचारधारा होगी। इस बात से आप बिल्कुल पूरी तरीके से ये तो एक तस्वीर यूपी की है सुरेंद्र राजपूत साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं। दिल्ली में आखिर बात क्यों नहीं बन रही आपकी? बिहार में आपका गठबंधन एक तरह से फंसा हुआ है। आखिर कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है सुरेंद्र राजपूत साहब, जिसे आप अपनी बातों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं पूरी तरह, मैं आपको फिर साफगोई से जवाब देता हूं। हमारा कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने राज्यवार स्टेट, राहुल गांधी जी से कहा था साफ साफ कि साहब राज्यवार स्थितियों में हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन समय काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। हमें लग रहा है कि दिल्ली में हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे, हमारा वोट बेस वापस आ चुका है, तो निश्चित तौर पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना चुनाव लड़ रही है, आपको भी शुभकामनाएं। रही बात बिहार की, तो बिहार में पानी में कोई कितनी भी लाठी मार ले, लेकिन पानी नहीं अलग होने वाला। सबसे ट्रस्टेड पार्टनर कांग्रेस पार्टी के श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नुकसान करके गठबंधन भी बचाया और सेकुलर ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, कम्युनल ताकतों से लड़ाई लड़े हैं। वो ये जो कुछ मीडिया के हाउसेस हैं जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, मैं जिम्मेवारी से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि कल जब गठबंधन हो जाएगा तो क्या मुंह दिखाएंगे वो? नहीं, देखिए, दाल में कुछ तो सुरेंद्र राजपूत साहब काला है। जो इतने दिनों से बातचीत हो रही, डेली आप लोग बैठ रहे हैं और बात नहीं बन रही है, इसका इल्जाम अब मीडिया पर मत थोपिए। होती रहेगी, जो सच्चाई है उसे मीडिया पर मत थोपिए। नहीं, मीडिया नहीं हुजूर, मैं मीडिया पर नहीं, मैं मीडिया के कुछ हाउसेस की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे आपके अबू हुरैरा के निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया। मैं कुछ उन चंद लोगों की बात कर रहा हूं जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद वो नाम तक ले आए थे, जो ये कह रहे थे हमसे कि साहब वहां एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा है, जो ये कह रहे थे कि आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन झारखंड में नहीं हो रहा है।
आप समझिए मेरी बात को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बगैर जिम्मेवारी के खबर चलाते हैं। ठीक है, मैं नेमतुल्लाह साहब आरजेडी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद जी से हमारी बात निश्चित तौर पर नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप लोगों की बात बन जाती तो बहुत अच्छी बात है, बात बन जाती बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ नेमतुल्लाह साहब हैं, एमएलए हैं आरजेडी के, बिहार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नेमतुल्लाह साहब, आखिर बात अब तक क्यों नहीं बन रही है? जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में बात बनेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी या एनडीए इतने पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, सारी चीजें उनकी तय हो गई, आप लोगों के यहां इंतजार किस चीज का है नेमतुल्लाह साहब? साहब कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, और महागठबंधन इंटैक्ट है। कुछ सीटों पर झिझक थी, वो भी साफ क्लियर हो गया है, और सही वक्त पर सही ऐलान हो जाएगा। सारे गठबंधन के शीर्ष नेता एक साथ बैठ के आप तक सूचना दे देंगे, पीसी करेंगे अपना, इसलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सीटों पर है, कुछ झिझक रह थी, वो भी आजकल साफ कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आजकल अभी भी लगा हुआ है, कांग्रेस था। नेमतुल्लाह साहब, आजकल अभी भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं दिक्कत अभी भी है। कोई दिक्कत नहीं है अबू हुरैरा साहब, कांग्रेस हम लोग का नेचुरल एलाई रहा है, शुरू से रहा है। और उस वक्त जब कांग्रेस मुसीबत में था, जिसमें सोनिया गांधी को विदेशी कहा गया था, उस वक्त लालू यादव ने सर्टिफिकेट दिया था कि ये हमारे देश की बहू है, और उसके साथ खड़ा होके और सरकार में भी शामिल हुए थे लालू यादव। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस से हमारा अलायंस और बाकी महागठबंधन के साथियों से बात करने के लिए। तो तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह के ट्वीट क्यों आते हैं कि अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को? नहीं, तो कांग्रेस भी अब समझ गई है, कांग्रेस भी बहुत सहज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस चाहती है थोड़ा सा सीट ज्यादा, लेकिन फिर भी वो बात तय हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो भी गठबंधन है उनके साथ मिलकर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, एनडीए को यहाँ से साफ करेंगे। आप लोग करेंगे उतनी परेशानी इस गठबंधन को ही आगे होगी। खालिद इबादुल्लाह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि दो चीजें इस चुनाव में है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए, उसकी हर जगह कहीं नाराजगी रही हो, महाराष्ट्र में नाराजगी थी या बिहार में जिस तरह से फॉर्मूला तय हो रहा था, उन लोगों ने अपने एक तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, जहां जहां भी है, उन लोगों ने एक तरह से एक फॉर्मूला तय कर लिया। लेकिन आप महागठबंधन की बात कर लिए, हर जगह कुछ ना कुछ रोड़े हैं, बात इनकी बन नहीं पा रही है, कैसे इसे देखते हैं इबादुल्लाह साहब? देखिए हुरैरा साहब के, अगर कोई मजबूत चीज को अगर देखा जाता है तो उसके पीछे उसके साथ साथ लगने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये महागठबंधन बहुत मजबूत है, इसलिए मजबूती के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि दाल में कोई कुछ काला है जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग और कुछ मीडिया के लोग, मैं पूरे मीडिया को नहीं कह रहा हूं, कुछ मीडिया के लोग और कुछ लोग पूरे दाल को काला करना चाह रहे हैं, तो ऐसा मैं समझता हूं मुमकिन नहीं है। और गठबंधन के बारे में आपको अगर बताएं तो देखते हैं आप कि एनसीपी के साथ गठबंधन हो चुका है, साउथ इंडिया में आप देखें तमिलनाडु में हो चुका है, आंध्र प्रदेश में दीदी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़े, यहां पर बात नहीं बनी और कहीं ना कहीं धक्का लगा ममता बनर्जी को, जिस तरह से जो स्टैंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक जगह पे अगर लगता है, एक जगह पे अगर गठबंधन नहीं होता है और अगर 6 जगह पे होता है गठबंधन, इस महागठबंधन को आप किस रूप से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे? तो ये भी तो सोचने की जरूरत है। महागठबंधन में कहीं अगर इबादुल्लाह साहब देखिए, जो सच्चाई है वो बताइए, अलग सी बात है। मैं आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, और जहां पर कांग्रेस की बात नहीं बनी है, मैं आपको कहां पे बताइए, आपको 2 जगह आप एक जगह कितने नाम गिनेंगे और कहां देखें? आप यूपी ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा, बंगाल, दिल्ली, कहां के नाम आपको गिनाए जाए? देखिए यूपी में तो आज नहीं, पहले ही से जो गठबंधन का रूप है वो अगर देखें यूपी में सीट जो है बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को भी कुछ मिलने जा रहा है, और बाकी का जो सीट है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आपस में मिलकर अच्छे सीट लाने जा रहे हैं। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, मायावती और अखिलेश यादव ने तो कह दिया कांग्रेस को कि भाई 80 की 80 सीटों पर आप खड़े हो जाइए,
हमें आपके साथ सीटें नहीं कांग्रेस चाहिए। देखिए कांग्रेस क्या करेगी ये नहीं करेगी, आपको तो ये सोचना होगा। महागठबंधन जो कंप्लीट महागठबंधन हो चुका है, महागठबंधन पे जो सीट आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है वो बहुत मजबूत है। सीट ऐसा है कि ये सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, इससे कोई झिझक और ये सोचने की जरूरत नहीं कि कुछ उसमें शक शुबा है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि एक अगर कहीं पे स्टेट में नहीं हुआ दिल्ली में तो ये महागठबंधन को धक्का लग गया, ऐसा नहीं होता। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में पूरे सीट पूरे तौर से ममता बनर्जी मजबूती के तौर से लड़ रही है, और यहां पे मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ में आया, खालिद इबादुल्लाह वेस्ट कांग्रेस को यह समझ में आया कि ममता को कहीं ना कहीं ममता को कांग्रेस को यह समझ में आया कि ममता बनर्जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए खालिद इबादुल्लाह, इसलिए वो खालिद इबादुल्लाह मेरे सवाल का जवाब दीजिए खालिद इबादुल्लाह। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी वेस्ट बंगाल में। आप पूरी सीट दे रही है कांग्रेस का सीट शेयरिंग, वहां सीट का जो वोट परसेंटेज है उससे ममता बनर्जी को नुकसान नहीं हो रहा, तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको 42 का 42 सीट आने की पूरी मुमकिन है। जहां पे मुमकिनात है वहां पे तो हमें ये कहने की बात है, ये सच्चाई नहीं है, का ये तो फायदा ही है, ये सच्चाई नहीं है, कहने की बात है, ये सच्चाई है। दाल को काला करने के लिए आप अगर ऐसे लोगों की बातों को सुनेंगे तो दाल काला होगा ही, लेकिन दाल वो आपकी बातों से लग रहा है कि दाल काली है, आपकी बातों से लग रहा है जो सच्चाई है, सच्चाई आप नहीं बता रहे, सच्चाई से भाग रहे हैं। जयराम विप्लव, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आज अगर पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो देखिएगा, विप्लव जयराम आपकी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जयराम विप्लव मेरा सवाल लिए, मुझे पता है कि आपके इंटरेस्ट का ये सवाल है या जवाब है, इसमें आप पहले बोल रहे हैं, लेकिन विप्लव ये बताए जिस तरह से कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, इस वजह से इसमें बहुत देर लग रही है, कैसे आप लोग देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं 4-5 विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था और उनमें से राजद और ये तृणमूल कांग्रेस ये सारे कह रहे थे कि कांग्रेस हमारा नेचुरल अलायंस है। तो सबसे पहले तो इनको अपनी पार्टी का इतिहास मालूम होना चाहिए कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी 74 के मूवमेंट में इसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और जनता दल पूरा का पूरा वैचारिक आंदोलन लेकर के खड़ा हुआ था इसी कांग्रेस के खिलाफ, गैर कांग्रेसवाद की उपज थे। ये स्वयं ममता बनर्जी कांग्रेस की प्रखर विरोधी रही हैं। तो समय के साथ आता है, अब नेचुरल अलायंस मत बताइए। और जहां तक अबू साहब इनके महागठबंधन की बात है, तो ये किस महागठबंधन की हम आज चर्चा करें? उस महागठबंधन 2-3 तरह के महागठबंधन देश में हो गए। एक तो सपा बसपा का महागठबंधन है, दूसरा महागठबंधन कांग्रेस अपने नेतृत्व में चलाने की कोशिश कर रही है, और एक नेतृत्व तो ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू अलग से कर रहे हैं। देखिए, आज इन सारे दलों को चुनावी घोषणा के बाद ये समझ में आ गया है कि इनके पास अपनी अपनी जमीन और अपनी अपनी पार्टी को किसी तरह से बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। देश में पुनः 2014 से भी बड़ी प्रचंड लहर है, चौकीदार की लहर चल रही है, और उस लहर में इनके पास कुछ नहीं बचने वाला। तो यह किसी तरह से सबकी कवायद है कि हम अलग अलग ही सही अधिक से अधिक सीटें लड़े, बार्गेन करें, अधिक से अधिक सीटें हासिल करें, ताकि 2-4 सीटें यदि हम जीत जाते हैं तो हमारी पार्टी किसी तरह से चल पाए, पार्टी बच जाए। ये पूरी कवायद इसी की है। आज मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी ने साफ कर दिया, भाई ले जाओ 8 सीटें, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। और चंद्रशेखर रावण से मिलने जब प्रियंका गांधी जी पहुंची और उसके चुनाव लड़ने की बात हुई, तो मायावती जी ने बैकडोर से कहलवा भेजा कांग्रेस को कि हम रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। तो ये जो इनके भीतर अंतर्द्वंद चल रहा है, ये किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं? भाई किसकी चर्चा करें हम? इस महागठबंधन का नेता कौन है, नेतृत्व कौन है? क्या महागठबंधन की सरकार यदि बनती है, लेकिन मेरे साथ अलग अलग बात पूरी हो गई, मैंने बहुत टाइम आपको दिया, आप सुन लीजिए। एमएच खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। एमएच खान साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। एमएच खान साहब, क्या वाकई में जिस गठबंधन की, जिस इत्तेहाद की, जिस अलायंस की बात चुनाव से काफी पहले की जा रही थी, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, सारे लोग एक स्टेज पर बड़ी मजबूती से नजर आते थे, लेकिन वो मजबूती अब चुनाव आते आते नजर नहीं आ रही है? खान साहब, नहीं, कहां नजर नहीं आ रही बताइए ना आप।
कहाँ नजर नहीं आ रही है? यूपी की मिसाल आप ले लीजिए, यूपी की मिसाल बताइए नहीं बताइए ना। 4 महीना, आज से नहीं 4 महीना पहले हमारे लोगों ने बैठ के तय किया, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया, बूथ पे जो नेता हमारे होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे तय किया। उसके बाद हमने सीटों का ऐलान किया कि 38 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और सबके कैंडिडेट्स आज डिक्लेयर हो चुके हैं। तो कहां हम पीछे हैं? हम तो चुनाव से बहुत पहले तैयारी कर रहे हैं और हमने ये तय किया है कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, इसने जो कहा था कि काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे, खान साहब क्या आपका अलायंस जो है, खान साहब आपका जो अलायंस है सिर्फ एसपी बीएसपी तक ही महदूद है? आप लोग एसपी और बीएसपी तक ही महदूद हैं? नहीं, देखिए हमारा अलायंस देखिए समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, हमारा कर्नाटक में भी है समझौता, हमारा यानी अपने अलायंस में आप कांग्रेस को नहीं जोड़ रहे हैं खान साहब? अपने अलायंस में आप कांग्रेस को अब नहीं जोड़ रहे हैं? कहाँ है? हमने तो कहा ना कि हमारा अलायंस तो बीएसपी एसपी आरएलडी है। ठीक, बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत साहब सुन लिया आपने? सुरेंद्र राजपूत साहब, जो अभी आप दावे कर रहे थे कि हम सब साथ हैं, सब मिलकर जवाब दिया जाएगा मोदी साहब को या बीएचपी या एनडीए को या बीजेपी को, अब आपने जवाब सुन लिया, यूपी में आप तनहा हैं। नहीं तो हमने नहीं, आप ये आपका मानना है, हम तो कह ही रहे हैं कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। ये अपने आप में सच नहीं हो तो आप खान साहब से पूछ लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए। गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, ये अपने आप में सच है और ये पूरी तरीके से सच है। दूसरी बात, अभी विप्लव साहब ने कहा, सच्चाई ये है कि 43 पार्टियों का, जिसमें कुछ राष्ट्रद्रोही पार्टियां भी हैं, उनका गठबंधन करके कुछ जातिवादी पार्टियां भी हैं, जिस तरीके की, जिस तरीके की अकेला लड़ रही है। मैं खालिद बादुल्ला मैं आ रहा हूं जी सुरेंद्र जी, मैं उनसे पूछूं, आप दूसरी बात कि बीजेपी क्या हिंदुस्तान में अकेले लड़ रही है? खालिद बादुल्ला साहब उस पर भी आऊंगा कि साहब, अरे भाई हमने तो विप्लव सुन लीजिए, सेना क्या अपनी जीती हुई सीटों को भी पैर पकड़ के कमिटमेंट कर रहे हो आप, आपको पैर पकड़ाया जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से बात कर लीजिए। मैं आ रहा हूं, सरफराज आरजू साहब वेट कर रहे हैं बहुत देर से। मालूम हो गया है कि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है कि जिसका भाई मरता क्या नहीं करता, इसलिए आपने अलायंस करने के लिए पैर पकड़। देखिए खालिद बादुल्ला जो बात आप कह रहे हैं, राहुल खालिद बादुल्ला स्वीकार नहीं करना चाहता साहब। खालिद बादुल्ला, अगर फिर मैं किसी को नहीं बोलने, जयराम विप्लव सुन लीजिए आप। खालिद इबादुल्ला, जो बात आप कर रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं और आज मेरा डिबेट भी उसी बात पर है कि एनडीए बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है, बीजेपी अकेले नहीं, उसके साथ 40+ पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं। मेरा सिर्फ आज डिबेट का टॉपिक यही है कि आखिर अपोजिशन जिस इत्तेहाद की बात कर रहा था, जिस अलायंस की बात कर रहा था, वो इत्तेहाद अब कहां है? मेरा भी वही सवाल है कि एनडीए मुत्तहिद नजर आ रहा है, एनडीए में यूनिटी दिख रही है, लेकिन अपोजिशन में यूनिटी नहीं है। सुरेंद्र जी आप बताएं हुरैरा साहब के कहां पे यूनिटी नहीं दिख रही है? आपको अगर पूरा अलायंस नजर आ रहा है, आप एक दिल्ली के अलायंस पे आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइएगा तो ये मुश्किल है क्या? नहीं, मैं खालिद बादुल्ला मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा सुन लीजिए। खालिद बादुल्ला सुन लीजिए, बादुल्ला साहब जी। सुरेंद्र जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कारकुन अभी बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, सच्चाई ये है कि 22 सीटों को जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी घुटने के दम पर जनता दल यूनाइटेड के सामने 17 सीटों पर लड़ रही है। उनको तमाम तरीके की बातें कहने वाली शिवसेना से ये अलायंस कर रहे हैं, ये पीडीपी के साथ 4 साल समझौता कर रहे हैं और आज हमें बता रहे हैं कि हमारा नीति नियम और नैतिकता का गठबंधन नहीं है। हम गठबंधन महाराष्ट्र में कर चुके हैं, हम गठबंधन झारखंड में कर चुके हैं, हम तमाम जगहों पर गठबंधन कर चुके हैं, जहां नहीं हुआ है वहां पर हम कर लेंगे। और रही बात उत्तर प्रदेश में, गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम आप जैसे चतुर चालाक लोगों को निश्चित तौर पर हम लोग घेर करके हराएंगे। सरफराज आरजू साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। सरफराज आरजू साहब, जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, या इससे पहले खालिद इबादुल्ला कह रहे थे।
सवाल यही उठता है कि एक तरफ एनडीए को देख लीजिए, और जो बात अभी सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे थे कि भाई बीजेपी झुककर इत्तेहाद कर रही है अपने सहयोगियों से या अपनी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल देख लीजिए। क्या कुछ नजर अभी आपको आ रहा है कि एक तरफ अपोजिशन पूरा, क्या आपको बिखरा हुआ नजर नहीं आ रहा है सरफराज साहब? वो मजबूती नहीं नजर आ रही है? मैं सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि हिंदुस्तान में 2 पार्टी सिस्टम लागू नहीं हो सकता। यहां पर हम अगर ये समझ के चलें कि 2 अलग अलग कैंप्स होंगे और दोनों में बराह रास्त मुकाबला होगा तो ये नामुमकिन है। हिंदुस्तान इतना वसी और इतना फैला हुआ मुल्क है कि यहां पर जो है 2 आइडियोलॉजीज को सिर्फ लेकर अगर आप चलेंगे तो आप जो है हिंदुस्तान को इकट्ठा नहीं रख सकते। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस की जो आज की जो पोजीशन है, वो पोजीशन ये है कि वो महागठबंधन उसकी अशद जरूरत भी है और वही महागठबंधन जो है वो उसके गले का तौक भी है। हो ये रहा है कि हम ये भूल जाते हैं कि 542 की पार्लियामेंट में कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा सीटें नहीं थी, 50 से ज्यादा मेंबर नहीं थे, और उसका तो अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन का भी जो मामला था वो खतरे में था। तो जब 50 सीटें कांग्रेस की रही हैं पिछले पार्लियामेंट में, तो वो 50 से लेके 550 तक का जो सफर है, इसमें 500 सीटें बीच में आती हैं, उनको वो किस तरह हैंडल करती है, किस तरह वो तकसीम करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जहां पर मैं जिसको कहता हूं कि प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है, सियासत में भी प्रैग्मेटिज्म की जरूरत होती है, हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए कि यूपी में जहां पर कांग्रेस हमेशा तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रही है, उसको जो है इस हकीकत को कबूल करते हुए जो है सीटों पर जो है समझौता कर लेना चाहिए था। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अगर पार्टी जो है लीडरशिप जो है वो तमाम अपनी जो सीटें हैं वो दूसरी पार्टियों में तकसीम कर दें, तो उनका अपना केडर जो है उसमें बेचैनी फैल जाएगी और उसमें जो है बगावत के जो है आसार पैदा होंगे। तो इसलिए ये हो रहा है कि इत्तेहाद जो है वो उस तरह नहीं हो पा रहा है जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल एक इत्तेहाद में मजबूती नहीं कहीं ना कहीं, और उसमें जो है तमाम के तमाम तकसीम रहते हैं। लेकिन ये नहीं मैं इसको इत्तेहाद की कमजोरी नहीं कहता, मैं इसको डाइवर्सिफिकेशन कहता हूं। यहां पर जो है आइडियाज का और आइडियोलॉजीज का जो है एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारे सामने जो है प्लेटफॉर्म है, और कांग्रेस उसका एक हिस्सा है। यहां पर ये जो छोटी मोटी जो ऊंच नीच आप देख रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा असर जो है हमारे इलेक्टोरेट पर पड़ने वाला नहीं है। इलेक्टोरेट ने जो है अपने फैसले खुद ही करने हैं, और जहां तिकोने भी फाइट्स होंगी, क्वाड्रपल फाइट्स भी हो सकती हैं, तो वहां भी जो है ये जो वोट बैंक है जो बीजेपी का अपना है और एनडीए का जो है वो 31% से लेके 35% के दरमियान, ये उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तमाम सर्वेस जो है इस चीज की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। बचती बात यह है कि इसके बाद जितने बचते हैं 65% वोट्स जो हैं, उन 65% वोट्स को जो है आप किस तरह किस खाने में जो है तकसीम करते हैं, वही जो है महागठबंधन के जो है मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर छोटा सा कमर्शियल हम ब्रेक ले लेते हैं। और जो बात अभी सरफराज आरजू साहब ने कही कि आखिर अगर 30% वोट अगर बीजेपी या एनडीए का निकाल दिया जाए, उसके बाद जो वोट बचेगा आखिर उसका क्या होगा, यानी कांग्रेस का मुकाबला किससे होगा, या अगर सैरुखी मुकाबला होता है तो ये आखिर मुकाबला कैसा होगा, इसी पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि अब वक्त आ गया और कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कांग्रेस किसी तरह का समझौता नहीं करेगी? फ्रंट फुट पर खेलने का मतलब क्या है? उन्होंने कुछ 2 बातें और भी कही थी अबू हुरैरा साहब, वो बात आपने नहीं। उन्होंने कहा था गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उनको शुभकामनाएं। उन्होंने ये भी कहा था मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, उनको बहुत शुभकामनाएं। फिर से मैं आपसे बताऊं, अगर हमारे सारे ही सिद्धांत अगर एक होते, मान लीजिए 10 सिद्धांत है, 10 में से 6 सिद्धांत हमारे मिलते हैं और 4 सिद्धांत नहीं मिलते, तो हमारा दल अलग है। और चंद्रशेखर से जाकर मिल भी रहे हैं। हाँ, तो चंद्रशेखर से मिलना कोई गुनाह नहीं है। एक बच्चा जिसको एक अराजक सरकार ने, अभिमानी सरकार ने पीटा है और उसको पिटाई की है, उसको गैर राजनीतिक तरीके से अगर प्रियंका गांधी जी बड़ी बहन की तरीके से मिलने गई हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, आगे भी जाएंगे। और मेरे ख्याल से सब लोगों को जाना चाहिए, और सब लोगों के लोग गए। अनुचित बात कर रहे हैं आप भाई। बिल्कुल जी, किसको बच्चा
नहीं नहीं, अरे हमने एक अनुचित बात नहीं की, जातिवादी वो हमारा आपको बच्चा है, छोटे भड़काने भाई वाले जैसा है। व्यक्ति मैं को- सहारनपुर का रहने वाला हूँ। उसको आप विक्टिम बता रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वो ये कौन कह रहा है? झड़प हुई, पुलिस ने उसको ऐसे नहीं पकड़ा होगा। आपको शर्म नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं और आप थोड़ा सा बीच में बोलना बंद करें विप्लव, आपको जानकारी नहीं है। सच्चाई है, जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तब अपराधी थे अंग्रेजों के। सुन लीजिए, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, आप तो अंग्रेजों के दलाल थे, आप तो अंग्रेजों के गुलाम थे। मैंने कहा ना, बच्चा हो जाता है क्योंकि वो भारत तो अंग्रेजों के दलाल थे और आप तो अंग्रेजों के और गुलाम कोई थे। समाज हम को, अंग्रेजों से लड़ हिंदू रहे थे, समाज को उस वक्त तोड़ने हम के अपराधी लिए थे। हिंसा फैलाता है थे। तो वो बच्चा हो जाता है। अरे शर्म करिए अपने इस बयान पर। क्या धार्मिक बातें करते हो? आपको बंद कीजिए शर्म इसकी नहीं आवाज। आती? वो इसकी आवाज बच्चा बंद है, कीजिए। ये हिंदू सामाजिक मुसलमान की बात हिंसा कर रहा है। फैलाने वाला नहीं, ठीक है, देखिए अब इस तरह लड़ेंगे, डिबेट के बाहर जा रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं विप्लव जी सुरेंद्र राजपूत साहब, डिबेट के बाहर आप लोग जा रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब, विप्लव देखिए इस तरह की बातें मत कीजिए। जयराम विप्लव डिबेट के बाहर मत जाइए, डिबेट के बाहर मत जाइए। ये आज का इशू नहीं है सुरेंद्र राजपूत साहब। जयराम विप्लव सुन लीजिए, बच्चा रहेगा वो। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब डिबेट पर आ जाइए। सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, सांप्रदायिक दंगे, विप्लव बात आगे मत बढ़ाइए। जयराम विप्लव भाई जयराम विप्लव रूप से डिबेट मसूद अजहर जी, नहीं, ऑडियो डाउन कर दीजिए। जयराम विप्लव का ऑडियो डाउन कीजिए। भ्रष्ट है। नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब छोड़ दीजिए उसे, डिबेट पर आ जाइए। सुरेंद्र राजपूत साहब, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि जो बात सरफराज आरजू साहब कह रहे थे, आप डिबेट करें, कुछ भी डिबेट करें, ये पाकिस्तान को उठाकर ले आते हैं, कुछ भी डिबेट करें। अजहर मैं खालिद इबादुल्ला, देखिए इस तरह से बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं इस तो रोक रहा हूं ना, मैं रोक रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना, जो बात अभी सरफराज आरजू साहब ने कही थी कि एनडीए या बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 30% है, उसके बाद अगर यूपी की एक मिसाल हम ले लें या दिल्ली की हम ले लें, अगर यहां पर एक तरह से गठबंधन नहीं हो पाया तो एक तरफ समाजवादी पार्टी बीएसपी और एक तरफ कांग्रेस, यानी वोट बंटना ही बंटना है इस महागठबंधन का। देखिए फिर से नहीं, ये मैं आपको फिर पूरी जिम्मेवारी से बता दूं, जो हमारे गैर सांप्रदायिक वोट हैं, जो हमारे सेकुलर वोट हैं, आपसे बताऊं अबू हुरैरा भाई, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक जगह पड़ेंगे। जहां हम लोग जीत रहे होंगे हमें मिलेंगे, और जहां गठबंधन को जीत रहा होगा तो गठबंधन को मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मुझे अपने देश की जनता पर, अपने देश के आइन पर पूरा भरोसा है। ये हमारे देश का आइन इस तरीके का नहीं है कि क्या नाम इस तरीके से बंटवारे का काम करे। जनता के नेतृत्व में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के नेतृत्व में गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। जहां हमारा प्रत्याशी मजबूत होगा हम वोट पाएंगे, और जहां गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत होगा वो वोट पाएगा। हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे, अपनी नीति नियम नैतिकता की बात करेंगे, आरटीआई की बात करेंगे, राइट टू फूड की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, मनरेगा की बात करेंगे, एनआरएचएम की बात करेंगे, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की बात करेंगे। हम अपनी बातें जनता तक पहुंचाएंगे। अब जनता को फैसला करना है कि गठबंधन को वोट दे या जनता हमको वोट देगी। ये तो जगह जगह की लोकसभा वाइज ये डिसाइड होगा। जहां हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा हमें वोट मिलेगा, जहां गठबंधन का अच्छा होगा वहां गठबंधन को वोट मिलेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता में गठबंधन है। नेताओं में गठबंधन हो या ना हो, जनता में मोदी के मुखालिफ गठबंधन है। और ये जो विप्लव देव साहब बोल रहे हैं, एक चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके का गलत बात करना, मेरे ख्याल से, और हिंदू मुसलमान की बात करना आपके चैनल पर, यह बहुत अशोभनीय है। नहीं, मैं पहले उन्हें रोक चुका हूं। मैं आपको जानकारी नहीं है तो खान साहब आपके पास आता हूं, खान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले खालिद इबादुल्ला, मैं विप्लव आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, आपको मैं टाइम दूंगा। जयराम विप्लव, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, टाइम क्योंकि अब कम बचा है। मैं खालिद इबादुल्ला, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि एक तरफ अगर हम बीजेपी को या एनडीए की पार्टियों को देख ले, वो एक दूसरे से झुककर इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, अलायंस करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम गठबंधन की तरफ आ जाते हैं और अजीम इत्तेहाद की तरफ आ जाते हैं, यहां इस तरह का मामला नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी की कोशिश थी कि एक मजबूत इत्तेहाद हो, गठबंधन हो, वो चीज नहीं हुई। नुकसान होगा सबका इसमें। देखिए, पहले तो नुकसान बीजेपी का काफी जबरदस्त हो रहा है,
ये सोच कर चलिए आप, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का, मैं थोड़ी सी 20 सेकंड में बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो सिनेरियो आपने कहा, उत्तर प्रदेश में मैं खान साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। एसपी और बीएसपी का गठबंधन को आप देखें, उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी का गठबंधन देखें तो 22% और कहीं 26% मिलाकर आप दोनों का वोट शेयरिंग देखेगा तो 46-47% होता है। तो वहां पे अगर उनका शेयर 30%, 35%, 36% भी अगर बीजेपी एनडीए लाती है वोट, तो बहुत फर्क है शेयर, तो वहां सीट उनको मिलना जाए, मैं समझता हूं कि हो ही गया, तय हो गया, ये तय कर लिया, जनता भी तय कर ली है कि खालिद इबादुल्लाह, अगर एसपी बीएसपी प्लस कांग्रेस हो जाता फिर तस्वीर क्या होती, अब बताइए आप। तो 80 का 80 सीट आता, लेकिन तो अगर इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये है कि आप लोग नहीं चाह रहे कि 80 का बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी, वो उनकी पार्टी की बात है। आपने कहा ममता बनर्जी की बात, मैं ममता बनर्जी की बात बता दूं, ममता बनर्जी बंगाल में ये 42 का 42 सीट लेके आने जा रही है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ममता बनर्जी को कांग्रेस ने एक फायदा कर दिया कि सीपीएम के साथ अलायंस नहीं करके ममता बनर्जी का जो शेयरिंग है वो बढ़ गया, इससे तो फायदा हुआ, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का फायदा हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती थी, ममता बनर्जी वहां पे आप मिला के देखिएगा, कांग्रेस वहां से जब सरकार बनेगी वहां पर ममता बनर्जी का टीएमसी को कांग्रेस ने काम नहीं किया। ममता बनर्जी चाहती थी कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को अगर मजबूत किया है, अब वो सच्चाई आप नहीं बताएंगे। मैं खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सच, मैं 1 मिनट मुझे दे, 30 सेकंड मुझे चाहिए, 30 सेकंड में चाहिए। ममता बनर्जी का जब कहीं ना कहीं यहां पे जो रोल होगा, अगर आप 42 का 42 सीट यहां ममता बनर्जी जीतेगी तो ये समझिए कि यूपीए सरकार जब बनेगी तो ममता बनर्जी का बहुत अहम रोल होगा। इस रोल पे आप जिस तरह शुरू दिन से ममता बनर्जी कह रही थी, बिल्कुल पॉइंट की बात आपने बता दी। खालिद इबादुल्लाह, आपने पॉइंट की बात बता दी, हिंदुस्तान आपने पॉइंट की बात बता दी। और जो 42 सीटें ममता बनर्जी एक जगह में आप बताइए, आप बताइए मुझे, खालिद इबादुल्लाह, आप बताइए ममता बनर्जी 42 सीट जीतकर आएंगी तो सेंटर में अपना मौका तलाश करेंगी, ये भी सोच लीजिए आप, ये चुनाव से पहले ही आप लिख लीजिए। अगर इस तरह की तस्वीर होती है, वो वक्त बताएगा कौन क्या किसका मौका मिलेगा, लेकिन आपको यह बताना होगा खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, महागठबंधन का नुकसान। खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में अगर यूपी में अगर कांग्रेस भी एसपी बीएसपी के साथ होती तो वहां पर तस्वीर बिल्कुल अलग होती, एनडीए को बहुत परेशानी हो जाती। गठबंधन है ही है, वो तो कहीं ना कहीं खालिद इबादुल्लाह, बात पूरी हो गई, आपको गठबंधन के रूप में देख रही है। खालिद इबादुल्लाह, बात पूरी हो गई, दूसरे को मौका दे दिया, को हटाना है। खान साहब, मैं ये कह रहा था कि यूपी में अगर एसपी बीएसपी के साथ कांग्रेस भी होती तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती, पहले ही हथियार डाल देता एनडीए या बीजेपी। अभी भी हथियार डाल दिया है, अभी भी आप हुरैरा साहब देखिए, नहीं 2014 का ये एनालिसिस गलत है। परसेंटेज देखिए, 2014 का परसेंटेज आप देख लीजिए, उसके बाद 2017 में आ जाइए। 2014 के परसेंटेज मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। देखिए 2014 तो आपको खान साहब याद होगा, आप लोग सिफर पे थे, वो आप भूल ही नहीं सकते हैं। हुरैरा साहब, आप समझ लीजिए 1% अपना दल पाया था, 2 सीट पाया था, परसेंटेज की बात करिए आप। इसीलिए हमने गठबंधन किया है, इसीलिए गठबंधन किया है। गठबंधन मजबूरी भी है, नहीं मजबूरी किस बात की? 2014 में सिफर थे ना खान साहब, जनता को 2014 में तो खाता भी नहीं खोल पाए थे खान साहब। मैं आपसे हुरैरा साहब यही तो कह रहा हूं, ये हवा में बातें मत करिए, खाता नहीं खोल पाए। हमारी पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आंदोलन है। और कितना परसेंट? 20% वोट हमें मिला हुआ है, 20% वोट मिला हुआ, इसको नकार नहीं सकते आप। ये सिर्फ हम सत्ता लोलुपता नहीं है कि हम सत्ता में बैठ जाए तभी होगा। अब आ जाइए 2017 में, 2017 में एसपी बीएसपी और अर्ली मिलाकर के 47% हो रहे हैं हम। कहां है एनडीए? एनडीए साफ हो जाएगी। मैंने आपको 2017 की बात की, 2017 में सीटें कितनी की थी आपने खान साहब? 2017 में सीटें कितनी की थी? फिर मैंने वही कहा कि बहुजन समाज पार्टी और 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थी। हमारी समाज 2 लड़के निकल कर आए थे, नौजवान लड़के, और उनकी हालत आपने देखी थी यूपी में, कांग्रेस और समाजवादी की। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मुझसे अपनी हमारी बात पूछिए। आप ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। अब आप देखिए, चुनाव के पहले राजभर को, आप चुनाव के पहले रेवड़िया बांट दिया बीजेपी ने, क्यों बांटा भाई? अपना दो को रेवड़ी बांट दिया, 8 क्यों बांटा भाई? बड़े मजबूत थे तो रेवड़ी क्यों बांट रहे थे? हनुमान जी को दलित क्यों बता रहे थे?
मैं तो वही बात कर रहा हूं। आज खान साहब, मेरा डिबेट इसी बात पर है कि एनडीए या बीजेपी एक तरफ रेवड़ियां बांट रही है, झुककर जा रही है, और कांग्रेस को देख लीजिए या उसकी जो दूसरी पार्टियां उन्हें देख लीजिए कि वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो तो एक स्टेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो झुककर इसलिए बांट रहे हैं कि उनकी हवा खराब है और वो हवा खराब रहेगी। तो फिर तो आप बताइएगा, आप अब ये बता रहे हैं ना, ये 73 तो है ही नहीं है, अभी तो 70 है। घट गए कि नहीं घट गए? और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, गोरखपुर में हमने एग्जाम्पल दिया है, योगी आदित्यनाथ का कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो सोचते थे कि हम इसको ध्वस्त कोई नहीं कर पाएगा, वहां मैंने बुरी तरह से हराया है। अब उस वक्त हमारे बहुजन समाज पार्टी का समर्थन था, विलय नहीं था, गठबंधन नहीं था। उसके बाद इलाहाबाद में मैंने हराया है, कराना में हराया। कराना में तो आदरणीय मोदी जी, तब प्रियंका गांधी नहीं थी। खान साहब उस वक्त का इक्वेशन याद रखिए, उस वक्त प्रियंका गांधी नहीं थी। इस बार प्रियंका गांधी की यूपी में एंट्री हो गई है, गंगा में उनका बोट चल रहा है, गंगा में उनकी नाव चल रही है। इस बार इक्वेशन उस तरह की नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि प्रियंका गांधी नहीं थी, राहुल गांधी तो थे। कांग्रेस पार्टी लड़ी, चुनाव नहीं लड़ी। ठीक है, मैं नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, अगर बिहार में आरजेडी या तेजस्वी ये कह रहे हैं कि भाई हम 8 सीट कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस जिद करेगी 11 सीटें, अगर कांग्रेस वहां पर झुक जाती है और बहुत मजबूती से आप लोग वहां पर लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एनडीए को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, एक जिद है कि हमको इतनी सीट चाहिए। नहीं, जिद क्या है? जो सीट है हमारी, वो तो सीट लेना ही है, उसमें क्या दिक्कत है? और कांग्रेस को भी ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए और नहीं कर रही है। अब लगता है कि बात बन आपने जाएगी। जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। आपकी बात से लग रहा है कि कांग्रेस जिद कर रही है, जिसकी वजह से फॉर्मूला नहीं बन रहा है बिहार में महागठबंधन का। तो डिले होने का तो यही मतलब है ना। नहीं तो अभी ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ दाल में काला नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तो पूरी दाल, उनके यहाँ तो पूरी दाल काली पड़ी हुई है, दाल में काला के क्या सवाल है? हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। एक आध सीट पर जो है वो मामला तय हो जाएगा, वो मामला तय हो जाएगा। सही बात फंस रही है, कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं फंस रही है, दे दिया जाएगा। इसलिए बिहार में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ एनडीए का सोपाड़ा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, देश में होने वाला है। जयराम विप्लव, बीजेपी अब मौका देख रहा है सेंटर में। 6 लोगों का जवाब देना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं ठीक है, और देखिए अब मेरे पास असल में इतना टाइम नहीं रहता है, आप 2 लोगों का जवाब दे दीजिए। चलिए, हाँ, मैं सबका 2 मिनट में जवाब दे दूं। अभी हमारे एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि ये अलग अलग राजनीतिक ये डाइवर्सिफाई अलायंस है, ये डाइवर्सिफाई सिचुएशन है। देखिए, अलग अलग विचारधारा के लोग भी साथ आए थे। 77 के चुनाव में जो माहौल था और इंदिरा गांधी जी के आपातकाल में जनसंघ और जनता पार्टी, वो 2 विपरीत विचारधाराएं थी। लेकिन बहुत पीछे से बात कर रहे हैं आप, बहुत तो वैसा माहौल पास में चले गए। ठीक है, 77 की बात कर रहे हैं आप, आज की बात कीजिए। अरे वो उनको बताइए कि वो समय बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं थी, बीजेपी पार्टी ही नहीं थी। ये कहाँ का ये प्रवक्ता आ चुके हैं कि वो 77 की बीजेपी का आंदोलन था कि उन्होंने नहीं मालूम था कि पैनल में ज्योतिष लोग बैठे हैं। इनको मालूम भी होना चाहिए कि बीजेपी कब आई है, बीजेपी का गठन कब हुआ है। इन बीजेपी प्रवक्ता को थोड़ा समझना चाहिए, शायद इनको मालूम नहीं है बीजेपी का जन्म कब हुआ है। अब 77 की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। अब 77 की बातें करेंगे तो 1984 में आपका 2 सीट था, ये भी समझने की जरूरत है। वो मुद्दा रहने वाला है एक अच्छा गवर्नेंस कौन दे सकता है। मजबूरी की महागठबंधन वाली सरकार चाहिए जनता को, यह मजबूत की सरकार, मजबूत नेतृत्व की सरकार चाहिए। कौन सा गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं? कौन सा गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं? जयराम विप्लव जमीन पे ही होगा। खान साहब, देश में पहली बार कौन गली से ये प्रवक्ता बैठ गया है, मोदी को पता ठीक है, एक करके बात कीजिए। ठीक है, जयराम विप्लव, खान साहब एक करके बात कीजिए, एक करके बात कीजिए। आपका खालिद इबादुल्लाह का क्या हुआ
डॉलर का जो कीमत था वो कहाँ चला गया? ठीक है। देखिए एक एक करके बात कीजिए। जयराम विप्लव, खान साहब, एमएच खान साहब, समझ में आता है खालिद इबादुल्ला, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। बात समझ में आनी चाहिए, वरना जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें बात ही नहीं समझ में आएगी। बैठ गया मौका दीजिए। खालिद इबादुल्ला, एक एक करके बात कीजिए। विप्लव 30 सेकंड और है आपके पास, 30 सेकंड और है। बीजेपी अपना मौका तलाश रही है। मैं बहुत कम समय में बोल रहा हूं मैं ये पूरा का चुनाव इस आधार पर होगा कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। और अभी तृणमूल के साथी कह रहे थे कि 42 की 42 सीटें ममता बनर्जी जी लेकर के आएंगी। कांग्रेस को उन्होंने 0 कर दिया। खुद ही कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसके सहयोगी उनको इसी डिबेट में उनकी हैसियत बताते चले जा रहे हैं। अरे भाई ये तो कांग्रेस, ये जब यूपीए सरकार बनेगी, ये यूपीए सरकार बनेगी तो पूरी सीट तो वही जाएगी, यूपीए में जाएगी। जो आप वादा किया था उस पर नहीं चुनाव होगा क्या? 10 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस पर भी तो कांग्रेस चुनाव होगा। इसको क्यों भूल रहे हैं? ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद, इनको भारी पड़ रहा है आज। अरे भाई फिर आप चले गए। देखिए अब फिर डिबेट को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। जयराम विप्लव, मैं सरफराज आरजू साहब, मैं विप्लव बात हो गया, ये घुमा के ले जाना चाहते हैं वहीं पाकिस्तान उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं सरफराज आरजू साहब, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। सरफराज आरजू साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि पिछले एक महीने या 1.5 महीने से, क्योंकि महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद की बात एक तरह से नहीं बन पा रही बहुत सी जगहों पर, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस कुछ अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रही है? प्रियंका गांधी का पॉलिटिक्स में एंट्री होना, यूपी में कांग्रेस का फोकस करना, दिल्ली में उसकी बात न बनना, बिहार में उसकी एक तरह से बात अभी तक नहीं बन पाई है। मतलब क्या कुछ अलग तरह की पॉलिटिक्स आप कांग्रेस की देख पा रहे हैं? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस तो जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ बैठ के तमाशा देख रही है। असल बात यह है कि अगला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का कौन होगा, इसका फैसला यूपी में होने वाला है। और यूपी के आप वोटिंग पैटर्न्स का जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ये साफ नजर आता है कि आधे वोट जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के दरमियान चले गए हैं, और बकिया आधे वोट जो बचे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान तकसीम होंगे। ये जो तकसीम होगी वोटों की, और इसमें पलड़ा किसका भारी रहता है वो डिसाइड करेगा कि यूपी का अगला हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। क्योंकि जो एनालिसिस अभी तक आए हैं उसके हिसाब से सरफराज साहब एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जैसा चेहरा नहीं था। पहली बार प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, यह भी बड़ा एक फैक्टर होगा इस चुनाव में। ये फैक्टर होगा, लेकिन ये फैक्टर इतना मजबूत नहीं है कि बीएसपी और एसपी के जो वोटर्स को जो है कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट कर सके। ये अपना वोट बैंक बढ़ाएगी कांग्रेस, यकीनन बढ़ाएगी, लेकिन ये वोट जो है ये बीजेपी के वोटों में से जो है उसको मिलने वाला है। ये एसपी और बीएसपी के वोटों में से मिलता मुझे नजर नहीं आता। तो ये जो आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का जो फैसला कर रहे हैं उस पर, उसके लिए बहुत जरूरी है कि यूपी के जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर जो है बहुत करीब से नजर रखी जाए, क्योंकि ये जो 40 सीटों का खोट बीजेपी को होगा, ये कहां से ये पूरा कर सकती है, कौन सी रियासतों से उसको एक्स्ट्रा सीट्स मिल सकती हैं। ये जो है इसी फिराक में जो है हमारे अमित शाह साहब जो हैं वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो है गठबंधन कर रहे हैं, और उनके मुंह मांगी जो है कीमत अदा करने के लिए भी जो है तैयार नजर आ रहे हैं। ज्यादा सीटें दे रहे हैं, ज्यादा उन लोगों के लिए जो है फाइनेंसेस का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बीजेपी की तो एक हिकमत अमली समझ में आ रही सरफराज साहब, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो कांग्रेस जो छोटी छोटी इलाकाई पार्टियां उन्हें भाव नहीं दे रही है। इस हिकमत अमली को कैसे देखा जाए? देखिए जैसे कि नेमतुल्ला साहब बता रहे थे कि भाई आरजेडी से लेकर कुछ ना कुछ मामला फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी से बात नहीं बन पाई, वरना केजरीवाल कह रहे थे कि 7 की 7 सीट जीतेंगे अगर कांग्रेस दिल्ली में आ जाती है। इसमें हिकमत अमली का कोई सवाल नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है, कांग्रेस के सर्वाइवल का, पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। और वो पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है इस बात पर मुनसिर है कि उसको कितनी रियासतों में जो है अपने पैर पसारने और अपने पैर फैलाने का मौका मिलता है, और उसकी अपनी जो लीडरशिप है वो उन रियासतों में जो है कितनी मजबूती के साथ उभर कर आती है। ये बात जो है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, और इसीलिए जो है ये जो सीटों में ऊंच नीच जो हो रही है, ये मैं समझता हूं कि नॉमिनेशन फाइल करने तक ये सिचुएशन बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है
वो आप देखिएगा कि एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अपना आज जो सर फुटबल नजर आ रही है वो उस वक्त तक खत्म हो चुकी होगी, और फिर ये फाइट जो है डायरेक्ट फाइट होगी। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत साहब बहुत खामोश आज आप डिबेट में, हालांकि आमतौर पर इतने खामोश रहते नहीं, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। सरफराज आरजू साहब जो चीज कह रहे थे सुरेंद्र राजपूत साहब कि कांग्रेस के सामने 2019 करो या मरो जैसी सिचुएशन है, बहुत कुछ 2019 पर आपका दांव पर लगा हुआ है, उसके सर्वाइवल। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने सरफराज साहब ने, हाँ बिल्कुल सरफराज साहब ने सही कहा है। इस वक्त देश का संविधान दांव पर लगा हुआ है, देश का लोकतंत्र, देश का सोशल फैब्रिक दांव पर लगा हुआ है, देश की आत्मा दांव पर लगी हुई है। इन सारी चीजों से कांग्रेस का मतलब है, चूंकि हमने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है और देश का संविधान, देश का आईन इस तरीके से दांव पर उन लोगों ने लगाया है जो लोग अंग्रेजों के मुखबिर रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे, जिन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, हिम्मत कोई वो नहीं है। तो आज की डेट में बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं सरफराज साहब से सहमत हूं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और यह बात अपनी जगह पर सच है कि जैसे ही सब चीजें हो जाएंगी और सारे नॉमिनेशंस हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर लड़ाई सिर्फ दो ध्रुवी है, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, गांधीवादी विचारधारा एक तरफ रहेगी, गोवलकर और गोडसेवादी विचारधारा एक तरफ। सुरेंद्र राजपूत साहब इस लड़ाई में भी कहीं ना कहीं बहुत लेट हो गए। नहीं, होमवर्क की अगर बात करें तो बहुत पीछे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल लेट नहीं, मैं आपकी बात अपनी जगह, आपका विश्लेषण अपनी जगह पर, उससे मैं सहमत हो सकता हूं और आपके सामने सर झुकाता हूं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि लोकतंत्र में कभी लेट नहीं हुई है, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। बिल्कुल। और आपका होमवर्क कैसा रहा है तो आने वाला वक्त बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं बचा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा आपका होमवर्क है ये आने वाला वक्त बता देगा, और अजीम इत्तेहाद कहां पर जाकर रुकेगा या कहां बात बनेगी ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम विप्लव, एमएच खान साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, सरफराज आरजू साहब, खालिद इबादुल्ला साहब, मोहम्मद नेमतुल्लाह, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।